कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों मंगरा? और स्वागत तो ये है, लेकिन साथ ही साथ आज रंग बिरंगा ये जो रंगों का त्योहार है, इस त्योहार का आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर चुके हैं। होली का माहौल तो खैर चलता ही रहेगा, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार। रंगों का त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। CIPT द्वारा झारखंड में स्थायी कृषि स्कीम जारी किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में हुआ 629 चेक डैम का निर्माण। ग्रीष्मकालीन सब्जी की खेती में करें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। कोलंबिया की संस्था सेंटर फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ट्रस्ट यानी CIPT द्वारा झारखंड में स्थायी कृषि स्कीम जारी किया गया है। पिछले दिनों कांके स्थित विश्वा सभागार में आयोजित एक संगोष्ठी में CIPT के निदेशक डॉक्टर कमल वट्टा ने कहा कि यह पहल USAID के माध्यम से की गई है। इसका उद्देश्य भारत में खाद्य सुरक्षा को पूरा करना है। लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के अधीन AIBP के तहत वर्ष 2013-14 में 51,320 हेक्टेयर खेत में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए 828 चेक डैम बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 629 चेक डैम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चांडिल बाई मुख्य नहर पर 111 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे 30,332 हेक्टेयर खेत को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिल सकेगी। गर्मा सब्जी की खेती के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। इसमें 5 से 7 दिनों तक एक बार जरूर सिंचाई करना होता है। किसान मिट्टी में ज़्यादा दिनों तक नमी बरकरार रखने के लिए वर्मी कंपोस्ट और मेन्योर का इस्तेमाल करें। ये मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी है। हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर किसान मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है केंचुआ खाद का उपयोग। ये खासकर गर्मा सब्जी फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। और किसान भाइयों, गर्मा समय की आप अगर सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी इसमें जल की व्यवस्था जो है आपकी वह आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आपके पास जल की व्यवस्था है कि नहीं। चूँकि खासकर गर्मा समय की फसलों की खेती करने में समय आप अपने खेतों में नमी को बनाए रखने के लिए आप जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें और साथ में आप फार्मर मैन्योर की भी अधिक मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि जल धारण क्षमता जो आप एक बार सिंचाई करते हैं तो जो मैंने कहा 5 से 7 दिन में, तो उसमें नमी मेंटेन करने के लिए आपकी वर्मी कंपोस्ट और फार्मर मैन्योर की प्रचुर मात्रा में मिट्टी में मिला होना आवश्यक हो जाता है। अभी सब्जी फसलों की गर्मा खेती का समय है और किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप नेनुआ लगाना चाहते हैं तो इसके बेहतर उत्पादन के लिए पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। किसान भाई सब्जी फसल नेनुआ की गर्मा खेती से अच्छी उपज पाने के लिए बुआई में 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। प्रति थाला 4 से 5 बीज लगाएं। पौधे के बीच 2 से 2.5 मीटर की दूरी रखें। नेनुआ से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान छिड़काव विधि द्वारा विभिन्न फसलों की बुवाई के लिए हस्तचालित खाद एवं बीज छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 1 घंटे में लगभग 1 हेक्टेयर खेत में बुआई का काम किया जा सकता है। आज हम एक ऐसे सफल किसान से मिलने वाले हैं जिनकी कामयाबी के पीछे लंबे संघर्षों की एक पूरी श्रृंखला है। आज जो किसान हमसे जुड़े हैं उनकी खासियत है दृढ़ निश्चयी स्वभाव। इन्होंने जब खेती शुरू की थी तब इनके पास सुविधाओं के नाम पर बहुत मामूली साधन थे और उपज भी कुछ खास नहीं थी। आज ये साधन संपन्न और सफल किसान हैं।
तो इसके पीछे किसी चमत्कार का नहीं, लंबे संघर्षों का योगदान है। ये तो अभी हम लगाए हैं, बीन लगाए हैं कम से कम 60 डिसमिल में, और गेहूं लगाए हैं अभी 50 डिसमिल में, बिलौती भी है 4 डिसमिल में, मटर है अभी 1 एकड़ में। हम लोग तो किसानों द्वारा पढ़ाई लिखाई किए, हॉस्टल में थे, हॉस्टल का खर्चा उर्चा किसानी खेती द्वारा हुआ। घर वाला पूरा सहयोग देते हैं अभी खेती में। साल में कितना कमा लेते हैं? साल में अभी हम लोग का जैसे 60-70 हज़ार अभी कमाते हैं। छोटा किसान है इसलिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,900 रुपए से 2,100 रुपए, चावल मध्यम 2,400 रुपए से 2,500 रुपए, चावल उत्तम 3,400 रुपए से 3,800 रुपए, गेहूं 1,700 रुपए से 1,800 रुपए, चना 3,350 रुपए से 3,450 रुपए, दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,500 रुपए, दाल मसूर 4,500 रुपए से 5,100 रुपए, दाल चना 3,800 रुपए से 4,000 रुपए, सरसों तेल 8,850 रुपए से 9,200 रुपए, चीनी 3,000 रुपए से 3,100 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। और किसान भाई बहन, होली का दिन है तो होली चल रहा है, चलते रहेगा, लेकिन हम लोग किसान लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए जानकारी और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ ज्ञान ये सब कुछ जानना है। तभी हम लोग देख रहे थे कृषि समाचार। कृषि समाचार में हम लोग देखें मंडी का भाव, मौसम का हाल और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की बातें और खबरें और जानकारियाँ तो इनको हम और भी दिलाते रहेंगे। ठीक है। उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है।
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं किसान भाई बहन। तो अब बताइए भाजी, क्या बताएं भाई, आज तो होली का त्योहार है, बताना क्या है? हाँ तो होली आज तो का खाना पीना है, खिलाओगे पिलाओगे नहीं? अरे पहले हम लोग अपने जानकारी दे देते हैं ना, पहले किसान खाली भाई बहन खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे बस। हाँ, तो और क्या चाहिए? तो अच्छा बताइए कि अभी आप हमारे जितने भी किसान बंधु हैं आप उनको काची का जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम खाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी कृषि जो हमारा है वो खाने पीने से ही संबंधित है। तो अभी मौसम फागुन का है और आम के बागों में मंजर लग चुके हैं। एकदम तो सही बात। आज हम आम की बात करेंगे किसान भाई बहनों। तो आम के बागों में जो मंजर लग चुके हैं उसमें कीट और व्याधि बहुत ज्यादा लग जाते हैं। जी एकदम सही बात। तो उसको कैसे नियंत्रित करें, आज हम इसकी जानकारी दिलवाएंगे। तो आइए इसकी जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ धर्मा उरांव के पास। किसान भाइयों, आज हम चतरा स्थित KVK प्रांगण में हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम बता दें आपको कि अभी जो है वो फागुन का जो है महीना चल रहा है। इन फागुन के महीनों में आम के पेड़ में जहाँ से हम देखते हैं कोयल कू कू करती रहती है और फागुन की फलिहार में तो खैर कहना ही नहीं है। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आम का मौसम है और आम के मौसम में जो है अब पेड़ों में जो है वो जो है फल आने लगे हैं। ठीक है, उसके बारे में और आपको विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है धर्मा उरांव जी, जो हमें बताएंगे कि आम के पेड़ में अगर कीट लग जाते हैं, उसमें अगर रोग लग जाते हैं, उनका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे। जी, हमसे ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर आम के पेड़ में जैसे कि अब फल आने वाले हैं तो अगर उसमें अगर कीट लग जाते हैं तो वो कौन कौन से कीट हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में हमारे किसान भाई जरूर जानना चाहेंगे। तो कौन कौन से कीट हैं उसके बारे में बताएं। किसान भाइयों, हम लोग अभी आम के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फागुन का महीना चल रहा है अभी और होली का भी एक आज समय आ रही है। तो सभी किसान भाइयों को एक शौक़ होता है कि फल का आगमन, आम की मंजर आने से ही किसान भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये फलों का राजा का आगमन हो रहा है और होली का मिलन भी हो रहा है। तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि आम में मुख्य रूप से कौन कौन सा कीट होते हैं और कौन कौन सा बीमारी होते हैं, इसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे ताकि हम लोग किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो धर्मा जी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर आम के पेड़ में रोग लग जाते हैं तो सबसे पहले हमारे किसान भाई ये जरूर जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रमुख और मुख्य रोग होते हैं जो हमारे पेड़ को लगते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगी कि आम में लगने वाले मुख्य रोग कौन से हैं। तो सबसे पहले एक रोग लगती है जिसको हम लोग टहनियाँ ऊपर से सूखती है, जिसके चलते क्या होता है पौधा की बढ़वार रुक जाती है। तो ये सूखने की लक्षण है, जो इसको हम लोग सूखा रोग भी बोल सकते हैं। एक होती है कि फूल में सफ़ेद हो जाना, प्लस आपका पत्ती में धब्बा हो जाना और पत्ती का सूखना, इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेक्नोज के नाम से बोलते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोग ब्लू कॉपर एक दवा आती है 2 ग्राम उसको दे सकते हैं, प्लस वेटेबल सल्फर या सल्फेस का हम कुछ छिड़काव उसमें कर दें ताकि किसान भाई को उसमें रोकथाम हो सके। तो ये फल में जो काला काला जो हो जाती है इसको हम बोलते हैं ब्लैक टिप बोलते हैं। तो ये सल्फर की कमी से होती है, या जहाँ पे ईंटे भट्टे होते हैं उस एरिया में आपको जो हरा फल रहती है उसमें काले धब्बे लग जाते हैं। तो इसको रोकथाम के लिए हम लोग को इसका किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आम के बगीचे लगाएं ताकि उसमें बीमारी नहीं लगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों को अगर फल झड़ने का रोकना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सी उपाय है। तो सबसे पहले तो हम लोग किसान भाइयों को कहते हैं कि मंजर आने से पहले पौधे में सिंचाई अच्छी तरह से कर दें और उसमें पौधों की टहनियों में कीटनाशक का छिड़काव कर दें। जैसे साइपरमेथ्रिन एक दवा आती है, उसको 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के अगर पौधे में छिड़का दिया जाए तो उसका रोग आपको नहीं होती है। और उसके बाद जब मंजर आ जाती है, मंजर आने के बाद जब फल आपका मटर के दाने का हो जाता है तो एक प्लानोफिक्स दवा आती है, इसको हम लोग 1 ml 4.5 लीटर पानी में घोल के उसको छिड़का देते हैं, जिससे फल का गिरना बंद हो जाता है। आपने तो कारणों के बारे में बताया, अब हमारे किसान भाई ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें क्या लक्षण है। हमारे किसान भाई कैसे पहचान सकेंगे कि ब्लैक टिप रोग है, इसके क्या लक्षण है उसके बारे में बताएं। तो सबसे बड़ी उसकी लक्षण है कि अगर ब्लैक टिप लगती है तो उसमें पौधे में
पौधे में काला धब्बे हो जाते हैं। और सबसे पहले तो ये फल में लगती है। जब फल के नीचे साइड में काला सा धब्बा बन जाता है और धीरे धीरे करके वो धब्बा आपको बढ़ने लगता है और उसके बाद उसमें सड़न पैदा हो जाती है। तो इसको देख के किसान भाई पहचान सकते हैं कि ये ब्लैक टिप लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ब्लू कॉपर का छिड़काव हम लोग करवाते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल के उसका छिड़काव अगर किसान भाई समय पे कर दे तो ब्लैक टिप से रोकथाम हो सकता है। उराव जी, मुझे और एक बात बताइए कि मान लीजिए कि अगर पेड़ में इसके अलावा भी कुछ और ऐसे लोग हैं जो लग जाते हैं जिससे कि हमारे किसान भाई इसको नियंत्रित कर सकें। इसमें रोग बहुत सी है, उसमें कीट का भी मतलब ये लगती है। तो सबसे बड़ी एक समस्या आती है इसमें मैंगो में, आम में आपका पत्ता खाने वाला कीट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नए पत्ते आते हैं, नए जो पत्ते आते हैं, कोमल पत्ते आते हैं, उसको कीट खा जाते हैं। ये आपको जुलाई से सितंबर के महीने में कीड़ा ज़्यादा उसमें आक्रमण करते हैं, जिससे क्या होता है पौधा की बढ़वार रुक जाती है, पौधा नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए रोकथाम करने के लिए भी हम लोग कोई कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जैसे क्लोरपाइरिफॉस का छिड़काव कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। एक होती है आम में आपको। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि खासकर देखिए मंजर जो है अभी बहुत ज़रूरी है। आम के पेड़ में मंजर लगे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए कि मंजर लगे हुए हैं तो हमारे किसान भाई उसका जो है निरीक्षण किस प्रकार से करें, उसको कैसे बचाएंगे ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो सके। तो किसान भाई से मेरा आग्रह है कि जो कि अभी आम का मंजर आना शुरू हो गया है, बहुत में मंजर आ भी गया है, तो किसान भाई के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि मंजर को बचाना, उसे रोग एवं कीट से प्रबंधन करना। तो सबसे बड़ी विषय होती है अगर मंजर नहीं आया है तो किसान भाई उसमें कीटनाशक का एक बार प्रयोग कर दें। अगर मंजर आ गया है तो उसके बाद उसको क्या प्रबंधन करना है। तो मंजर आने के बाद हम लोग उसमें सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं या कार्बेंडाजिम का स्प्रे करवा सकते हैं, ताकि उसमें आपको बीमारी ना लगे। क्योंकि मौसम बहुत बदल रहा है, कहीं बादल आ रहे हैं, कहीं बारिश हो रहा है। तो ऐसे भी किसान को 15 दिन के अंदर में कार्बेंडाजिम का दवा का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के ऐसे भी छिड़काव करना चाहिए, ताकि आपके फल में बीमारी नहीं लगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि धर्माराव जी ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर पेड़ में अगर रोग लग जाते हैं अगर तो उसका निरीक्षण किस प्रकार से करें, उसको बचाव किस प्रकार से करेंगे। जाते जाते हम इनका धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। और आपको भी होली की जो है शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि ये फागुन आपके लिए कुछ और नया कुछ लेकर के आए। वाह भाजी, इतना माने कि बढ़िया हमको जानकारी लगा ना। हमारे जो विशेषज्ञ बताएं कि अगर आम का मंजर लगे तो उसमें जो कीट मकोड़ा लगता है या रोग व्याधि होता है तो कैसे माने उसका हम लोग देखभाल करेंगे, और अगर लग गया है तो उसका क्या उपाय करेंगे ताकि ये सब नहीं हो। बिल्कुल। तो अब तो हम तो ख्याल रखेंगे और हमारे किसान भाई बहन आप भी ख्याल रखिएगा। लेकिन उसके पहले देखते हैं एक छोटा सा संदेश। टपक टप टप 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 टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और। वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। हम लोग तो तरह तरह का फसल लगाते हैं। फसल तो लगाते हैं, तुम आज घूमे भी बहुत हो, कहाँ कहाँ घूमने गए थे, और आज तुम बताओ किसान भाई बहनों को कि आज क्या दूसरी जानकारी इनको दिलवाओगे। देखिए किसान भाई बहन, हम गए थे अपने कुटुंब के यहाँ मेहमानी में, जिला चतरा, गांव गिद्धौर। वहाँ पर हम लोग मिले एक ऐसा माने कि ज़बरदस्त खेती करने वाले किसान से कि एकदम मिजाज जो है सब फ्रेश हो गया। ऐसा अगर इतने प्रेरणादायी हैं, इतने प्रेरक है उनका काम, और इतने बृहद पैमाने पे खेती कर रहे हैं, लेकिन आज जो उनको कामयाबी मिली है, आज जो वो कामयाब किसान कहला रहे हैं, इसके पीछे कठोर परिश्रम और उनकी मेहनत, निश्चय लंबा संघर्ष, लंबा जद्दोजहद है, और उसके बाद मिली है कामयाबी। और उस प्रगतिशील किसान का नाम है राम सेवक डांगी जी। तो आइए हम लोग उनसे मिलते हैं।
हम आपको मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं एक गांव में। जी हां, चतरा जिले के गिधौर प्रखंड के गिधौर गांव में हमारे साथ है किसान भाई। सिर्फ किसान भाई कहना सही नहीं होगा, हम कहना चाहेंगे सफल किसान भाई। जी हां, हम आपको मुलाकात करा रहे हैं होली के रंग के साथ। और सबसे पहले आपको होली की बधाइयाँ भी। सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहेंगे हम आपको। जी, तो चलिए होली के रंग की खुशियों की बधाई के साथ और खुशनुमा माहौल में हम बात करना चाहेंगे सफल किसान से कि इन्होंने अपने जीवन को इतना खुशनुमा, इतना आसान कैसे बना पाए हैं। बताइए आपकी सफलता का राज। सबसे पहले हम गुजरात में रहते थे जी, और वहाँ पर क्रेन चला रहे थे जी, लेकिन हमको लगा कि सिर्फ बाहर में कमाने से ठीक बात नहीं है, अपना गांव का भी विकास चाहिए, अपना विकास चाहिए, अपना परिवार का विकास चाहिए। सारी चीज़ संभव तभी हो सकता है जब आप परिवार के साथ रहें। जी। तो वहाँ से आए, उसके बाद हम सर लोग के संपर्क में गए, कृषि विज्ञान केंद्र के आत्मा के संपर्क में गए, कई जगह ट्रेनिंग किए। तो हमको लगा कि यदि हम विश्वास के साथ मेहनत करें, दृढ़ निश्चय के साथ में, तो हमको सफलता जरूर मिलेगा। और हम मेहनत करते गए, सफलता भी हमको मिलते चला गया। और आज हमारे 5 परिवार हैं, हम लोग 5 तो 7 फैमिली के साथ में है। एक बच्ची इंटर में पढ़ रही है, दूसरा मैट्रिक में पढ़ रही है, तीसरा सारे लोग को पढ़ा रहे हैं हम बच्चे लोग को घर में रह के। और ये सब खेती बाड़ी करके ही कर रहे हैं। हम सर लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोग फूल की खेती भी कर रहे हैं। फूल की खेती से भी काफ़ी इनकम हो रहा है। साथ साथ प्याज, आलू, लहसुन, गेहूँ, मक्का, धान, सारी चीज़ का खेती करते हैं। जी, तो बिल्कुल आप बताएं कि आपके खेत में अभी क्या क्या फसल लगी है और उसका किस तरह से आप ध्यान रख रहे हैं। अभी प्याज, लहसुन, मिर्च और गेहूँ और हमने देखा कि आप आलू भी लगाए और हैं। एस और विधि से हम गेहूं का खेती किए हुए हैं। अभी आप देख के आए हो बगल में, जी। वो 12 कट्ठा में लगा हुआ मेरा। 1 एकड़ में चना लगा हुआ है, साथ साथ आलू का खेती भी किए हैं। तो आलू अभी निकाल के घर में रखे हैं। तो आप बताएं कि इतना खूबसूरत फसल आपके जो घर आंगन में है वो किस तरह से खिल पाया, ताकि हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं वो भी आपके इस चीज को अपना सके। सबसे पहले आलू की खेती के लिए आपको खेत की तैयारी करना है। आप 3 से 4 बार गहरी जुताई करें, पट्टा लगाएं। उसके बाद आप जो भी आलू का बीज लगाना हो तो आप 40 से 50 ग्राम का बीज सबसे उत्तम होता है। और 30 ग्राम बोरिक एसिड 1 लीटर पानी में डाल के बीज को आप उपचारित कर लें। और छायादार सूखा में उसको थोड़ा सूखने के लिए दें, छाया में। उसके बाद आप बुआई करने के लिए खेत में कियारी बनाएं। कियारी आप बनाएंगे जो वो 45 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए उसकी दूरी। और एक कियारी बन जाएगा। कियारी में जो कियारी का हाइट होता है वो भी करीब वही 1 फीट के आसपास में, 1 फीट का हाइट होगा उसका कियारी का। और जो पौधा से पौधा का दूरी होगा लगाने का, बीज का, वो 20 से 30 सेंटीमीटर उसका दूरी। उसको जब लगाएंगे उसके बाद फिर उस पर मिट्टी चढ़ाएंगे। मिट्टी चढ़ा के शुरुआत में अगर वो अंकुरन हो जाता है तो आप हल्का पानी, उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्का पानी डालेंगे जिसमें वो मॉइस्चर पकड़ ले। और जब वो उग जाता है, आलू का पौधा उग जाता है, उगने के बाद पुनः फिर पटवन लगाएं, हल्की पानी दें। और उसके बाद उसको जब उग जाता है, उगने के बाद उसको कुड़ाई कर दें। कुड़ाई करके करीब 6-7 दिन छोड़ दें, धूप थोड़ा लगेगा, फिर उसको मिट्टी को हल्का कर लें और उस पर यूरिया आधा kg प्रति कट्ठा तरह से छिड़काव करके उसको मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ा के उसको पानी लगाएं और पानी इतना कम लगाएं कि वो मेड़ पर चढ़े नहीं। मेड़ पर चढ़ने से वो फसल आपका अच्छा नहीं बन पाएगा। हमेशा उस बात का ध्यान रखें। और सप्ताह में 1 बार पानी लगाएं। जब देखें कि आपका खेत सूखने वाला है वो पानी लगाएं। पाले के ज़्यादा ये असर पड़ रहा था कुहासा का, तो उससे क्षतिपूर्ति करने के लिए आपको अभी एक नया चीज़ हम प्रयोग किए थे जिससे पूरा कुहासा पर नियंत्रण हम पा लिए थे। वो मोनोक्रोटोफॉस था और माइकोजिन था और निमोसिन, ये तीनों को मिक्सचर करके ml पानी में, जैसे 1 ml मोनोक्रोटोफॉस, 3 ml के आसपास निमोसिन एक ऐसे नीम कोटेक है जो आप छिड़काव करके उसको आप तुरंत खा सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी हम ये भी चाहेंगे कि आपके परिवार वाले आपको किस तरह से सहायता करते हैं। मेरी बच्ची लोग भी है, वो काफ़ी पढ़ती भी है, साथ साथ में थोड़ा सा हमारा मदद काफ़ी करती है।
देखते हैं कि पापा थोड़ा सा यहाँ ये काम है, तो बच्ची लोग भी हमको बताती है पापा यहाँ ये करो। मेरी बच्ची लोग भी इतना एक्सपर्ट है कि हमको खुद पता नहीं चलता है कि वो लोग इतना एक्सपर्ट कैसे है। मेरी एक छोटी बच्ची है, अभी क्लास 5-6 में पढ़ती है, वो SR विधि से जब लगाने लगती है किसी धान के पौधा या गेहूं का पौधा, तो हमको खुद समझ में नहीं आता कि वो इतना अच्छा कैसे कर पा रही है, क्योंकि वो देखती है माहौल में पलती है, तो उसको देख के जल्दी सीख लेती है। और अभी के माहौल के अनुसार उन्हें वो ढल ढल गई और आपने उसको शिक्षा भी दिया है, तो हम कह सकते हैं कि आगे चल के जो हमारे किसान भाई और किसान बहन तैयार होंगी वो शिक्षित सफल किसान तैयार होंगे। बातों बात में हम जानना ये चाहेंगे कि जो खेती आपने की है आलू की, तो यहाँ का भंडारण की जो विशेष सुविधाएं नहीं मुहैया किया गया किसान भाई को नहीं है, ऐसे में किसान भाई किन विधि को अपनाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहे और मुनाफा सही तरीके से मिल पाए? जी, तो आप घर में आपका जहाँ छायादार हो उसमें थोड़ा सा मचान टाइप का बना लें, बांस का पट्टा लगा के उस पे आप आलू रखें और पतला मात्रा में रखें, ज़्यादा मोटाई में नहीं रखें, और उसमें नीम का पत्ता डाल दें नीचे और आलू रख के उसके बाद फिर नीम का पत्ता डाल दें, तो आपका वो सड़न जो रोग होता है वो नहीं लगेगा। और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लहसुन भी डाल दें तो और बेहतर है, क्योंकि ये कीटाणुनाशक हैं और ये घरेलू उपचार हैं, ये आपका कोई क्षति भी नहीं करेगा और आपको लाभ भी पहुंचाएगा। जी, तो काफ़ी वक्त हो गया और लगता है कि अब आपको भी अपने परिवार के साथ होली खेलने जाना है और मुझे भी जाना है होली खेलने के लिए, और पूरे पकवान तो बहुत जोर से हमें बुला रहे हैं। तो बिल्कुल फिर से आपको होली की ढेर सारी बधाई देती हूँ। किसान भाई आपको भी होली की ढेर सारी बधाइयाँ और अपने परिवार के साथ होली खेलें। फिलहाल हमें और हमारे किसान भाइयों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। भाई वाकई ये प्रेरणा के स्रोत हैं और प्रगतिशील किसान हैं, और बाकी किसान भाई बहनों को भी निश्चित ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज बात ऐसा है कि थोड़ा अब हम लोग को चलेंगे, अब जानकारी हुआ तो थोड़ा सा हम घर में चलिए ना खाना खाने के लिए। अब जा रहे हैं, तो हम लोग को भाई इजाज़त दीजिए। उससे पहले नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। और आज होली का दिन है, मिलजुल के रहिए, खुशी से रहिए और आप भी होली की दावत खाइए। हम भी जा रहे हैं मंगरा के यहाँ खाने। बस किसान भाई, बस हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।